अब हम लोग शिवाजी की राजस्व व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको ये बताया कि किस तरह से शिवाजी ने एक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी और प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता के लिए राजस्व व्यवस्था का कुशल होना अत्यावश्यक है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि बिना कुशल राजस्व व्यवस्था के प्रशासन दक्ष नहीं हो सकता, कुशल नहीं हो सकता, प्रजा सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि शासन प्रशासन की कुशलता और प्रजा में एक संबंध होता है, क्योंकि राजा मत्स्य न्याय से रक्षा करता है। अब अगर हम शिवाजी की राजस्व व्यवस्था की बात करें बच्चों, तो शिवाजी ने भी जो भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की थी वो मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था से प्रभावित थी। राजस्व व्यवस्था से प्रभावित थी। यही नहीं, अगर आप देखें तो शिवाजी का भी जो उद्देश्य था वो यही था कि हम किसानों से डायरेक्ट संबंध स्थापित करें। यानी शिवाजी भी रैयतवाड़ी व्यवस्था में विश्वास करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार सीधे किसान से व्यवस्था करती है, उसके राजस्व को, उसके भूमि कर को फिक्स करती है। इसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। बच्चों, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था को अन्नाजी दत्तों ने लागू किया था। तो हम देखते हैं कि सामान्यतः आरंभ में तो शिवाजी ने 33% कर लेने की बात कही थी, 33% कर जो है वो लेते, लेकिन बाद में बहुत सारे अन्य करों को समाप्त करने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि हम 40% कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शिवाजी ने 40% कर लेने का जो है वो प्रावधान किया। इस क्रम में शिवाजी ने जो मापन के लिए इस्तेमाल किया उसे हम जरीब कहते हैं। जरीब मापन के लिए प्रयोग किया गया। मापन के लिए प्रयोग किया गया। इस जरीब के बारे में कहा जाता है कि यह जो है जरीब, इसे काठी भी कहते हैं, जरीब को काठी भी कह सकते हैं। इसके दो नाम है, एक जरीब एक काठी। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसकी जो लंबाई मानी गई है वो मानी गई है कि ये 5 हाथ और 5 मुट्ठी होती थी। 5 हाथ 5 मुट्ठी होती थी और इस तरह से 20 काठी लंबी और 20 काठी चौड़ी भूमि को 1 वर्ग या 1 बीघा कहा जाता था। 1 बीघा यानी 20 लंबा और 20 चौड़ा काठी हो जाती थी तो उसे बीघा कहा जाता था। और मराठा काल में, स्पेशली शिवाजी के काल में माना जाता था कि 120 बीघा जो होता था उसको एक शब्द से व्यक्त किया गया जिसे चावर कहा जाता था। यानी 120 बीघा मिलाकर एक चावर होता था। एक चावर होता था। 120 बीघा मिलाकर करें तो 1 चावर होता था।
शिवाजी जो है, इन्होंने जो व्यवस्था स्थापित की वो कमोबेश अगर आप देखें तो उस युग में काफी प्रासंगिक थे। लेकिन एक समस्या जो होती है वो ये है कि शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना तो किया, लेकिन जमींदारों का उन्मूलन या जमींदारी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करने में असफल रहे। यानी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए। मोकासा, जिसे जमीन को जो बड़े क्षेत्र में होते थे उस जमीन को मोकासा कहा जाता था मराठा काल में। तो एक तरह से देखें तो ये व्यवस्था जिसमें एक बड़े क्षेत्र में एक जमींदार वर्ग जो है व्यवस्था को देखता था, इसको कोशिश किए शिवाजी समाप्त करने की, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था शिवाजी ने शुरू किया था, लेकिन जमींदारी व्यवस्था को वो पूर्णतः समाप्त करने में सफल नहीं हो पाए। जहाँ तक कर की वसूली की बात करें अगर बच्चों, तो शिवाजी दोनों रूपों में कर लेते थे, चाहे नकद चाहे जींस, दोनों रूप में आप दे सकते हैं, जिसकी जैसी सहूलियत हो। कोई ऐसा नहीं था कि नकद में ही देना जरूरी था। तो सामान्य रूप में ये जो भूराजस्व व्यवस्था थी अगर आप देखें तो ये केवल जो स्वराज एरिया था, स्वराज क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी स्वराज क्षेत्र में। इसके अलावा एक और बात स्पष्ट कर दूं बच्चों कि अगर आप देखें मैप के थ्रू मैं आपको बताऊं कि ये जो एरिया है, जो कोर एरिया था एक तरह से शिवाजी के प्रशासन का, तो यहाँ की भूमि जो थी, भूमि समतल नहीं थी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। यही कारण है कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो है यहाँ सफल रही, क्योंकि अटैक करने के बाद छोटी सी पहाड़ी में घुस जाते थे। उसमें तो परमाणु बम का इस्तेमाल करिए तब जाके असर पड़ेगा, उस समय परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ नहीं था। तो इस तरह से भूमि समतल ना होने से एक सामान्य जो समस्या आती है वो ये है कि कृषि की भूमि कम होगी। कृषि की भूमि कम होगी तो जाहिर सी बात है कि भूमि कर कम होगा। भूमि कर कम होगा तो शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो अधिकारियों को, कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए, उस वेतन को कैसे देंगे। यही कारण है कि हम देखते हैं कि शिवाजी ने कर के अन्य स्रोतों को भी अपनाया। अन्य स्रोत की अगर हम बात करें बच्चों, अन्य स्रोत की अगर हम बात करें बच्चों, तो अन्य स्रोत में जो पहला है वह है चौथ का सामान्य अर्थ है बच्चों, चौथ का सामान्य अर्थ अगर आप देखें 1/4। थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं। चौथ जो था ये उस राज्य की आय का 1/4 भाग होता था। चौथ का कॉन्सेप्ट ये है, चौथ की संकल्पना ये है कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए स्वराज के अलावा जो अन्य क्षेत्र थे, स्वराज तो डायरेक्ट प्रशासन के अंतर्गत था शिवाजी के, चौथ बाहरी क्षेत्रों से वसूल किया जाता था कि अगर आपको मराठों के आक्रमण या मराठों के लूटपाट से बचना है, मराठों के आक्रमण और उसके लूटपाट से बचना है, तो आपको 1/4
आय का, मतलब आय का 1/4 भाग, यानी आपकी जो आय है उसका 25% आपको देना होगा। तो ये चौथ का कॉन्सेप्ट था जो अन्य क्षेत्रों से शिवाजी वसूल करते थे। इसके अलावा एक और शब्द राजस्व के लिए आता है, उसका नाम है सरदेश मुखी। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी ये भूमि कर का, शब्दों पर ध्यान रखेंगे बेटा, भूमि कर का 1/10 भाग, भूमि कर का 1/10 भाग। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है बच्चों? शिवाजी ये कहते थे कि मैं पुश्तैनी सरदेशमुख हूं। यहां सरदेशमुख का सामान्य अर्थ है जमींदार, लैंड होल्डर्स, जिसको आप कह सकते हैं जमींदार। शिवाजी कहते थे कि मैं पुश्तैनी जमींदार हूं, मैं पुश्तैनी जमींदार हूं, मैं पुश्तैनी जमींदार हूं। जब मैं पुश्तैनी जमींदार हूं तो 1/10 वसूल करने का मुझे राइट है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शिवाजी ने 2 अन्य स्रोत राजस्व के तैयार किए और इसके तहत चौथ और सरदेशमुखी को वसूला। तब जाके कमोबेश राजस्व की जो जरूरत थी शासन प्रशासन को वो पूर्ण हो सकी। इसके बावजूद भी आगे हम आपको इतिहास में बताएंगे बच्चों कि ये स्रोत भी शिवाजी के लिए पर्याप्त नहीं थे। यही कारण है कि शिवाजी ने या बाद के उनके उत्तराधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों पे अभियान किया और वहाँ से एक नए राजस्व को संग्रह करने की कोशिश किए, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है कि कैसे जो है शिवाजी ने ये काम किया था। तो राजस्व प्रशासन के बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा सैन्य प्रशासन पर भी करते हैं। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। बच्चों एक चीज स्पष्ट कर दूं कि यद्यपि सैन्य प्रशासन में दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना सब शामिल है इसमें। यानी दुर्ग है, तोपखाना है, घुड़सवार है, पैदल सेना है, नौसेना है, सब सारी चीजें शामिल हो। लेकिन अगर दुर्ग की बात करें हम तो शिवाजी के दुर्ग जो है शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था, यानी दुर्ग सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। आगे बस दुर्ग शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था। याद करो, आपको मैंने बताया बेटा कि मुगलों से जब पुरंदर की संधि यानी जय सिंह से पुरंदर की संधि जब शिवाजी ने किया था तो उसमें इनको 23 किलों को देना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक ऊबड़ खाड़ी पठारी भूमि में किले ही शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र होता था, प्रतीक होता था और स्थिति होती थी बच्चों। तो इसलिए दुर्गों की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाता था, दुर्ग बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। क्योंकि सामान्यतः प्लेन एरिया में अगर आप हैं तो आक्रमण इजीली हो जाता था, लेकिन पठारी एरिया में आप एक बड़ी सेना भी लेकर के आप दूसरे की सेना को इसलिए नहीं समाप्त कर सकते क्योंकि वो सेना छोटी छोटी पहाड़ियां उसमें घुस जाएंगी, उसमें सेना क्या कर सकती है। तो इस गुरिल्ला युद्ध के कारण शिवाजी को विजय मिलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अब शिवाजी के पास माना जाता है कि लगभग 250 दुर्ग के आसपास थे, छोटे बड़े मिलाकर के देखा जाए तो। और इस दुर्ग का जो प्रमुख होता था वो हवलदार होता था। दुर्ग का प्रमुख हवलदार होता था। हवलदार
होता था। दुर्ग का प्रमुख कौन होता था? हवलदार होता था। ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक सूबेदार भी होता था किले में, जो सामान्य प्रशासन से संबंधित, नागरिक प्रशासन से संबंधित कार्यों को देखता था, जो सूबेदार के रूप में जाना जाता था। कारकुन जो होता था, कारकुन एक तरह से गोदाम अधिकारी के रूप में देखता था। सूबेदार अगर आप देखें तो सूबेदार नागरिक प्रशासन को देखता था, नागरिक प्रशासन को देखता था। और कारकुन जो होता था, कारकुन गोदाम को देखता था, गोदाम को देखता था। किस तरह से इसको हम देख सकते हैं। दुर्ग के अलावा अगर आप देखें बच्चों तो शिवाजी ने एक तोपखाना भी विकसित किया था और माना जाता है कि इनके पास लगभग 200 तोपें थी। ये तोपें इन्होंने फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से खरीदी थी, तो तोपखाना भी इनके पास था। नौसेना भी जो है शिवाजी के पास थी और इस नौसेना के बहुत सारे केंद्र थे। कोलाबा, कल्याण और भिवंडी में नौसेना का केंद्र था। नौसेना का सहयोग भी उन्होंने लिया। इसके अलावा अगर अन्य सेना की बात करें तो अश्वारोही सेना, अश्वारोही सेना, अश्वारोही सेना, अश्वारोही सेना को अगर आप देखें तो शिवाजी के अश्वारोही सेना के संगठन को, अश्वारोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। पागा कहा जाता था, पागा कहा जाता था। अश्वारोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। बच्चों आपको बता दूं कि जो अश्वारोही सैनिक होते थे ये दो प्रकार के होते थे। दो प्रकार के होते थे। दो प्रकार के होते थे। इसमें नंबर 1 बारगीर होते थे। बारगीर होते थे, ये स्थायी सैनिक थे। स्थायी सैनिक थे, ये स्थायी सैनिक थे। और दूसरे जो थे वो सिलेहदार थे। सिलेहदार थे, ये अस्थायी सैनिक थे। अस्थायी सैनिक थे। अस्थायी सैनिक थे। यानी सिलेदार का कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो है अपना अस्त्र शस्त्र लेकर आते थे। इनको जब किसी अभियान पर भेजा जाता था तो उनको वो पारिश्रमिक मानदेय जो बनता था वो दे दिया जाता था। तो इस तरह से सिलेदार के अंतर्गत वे अस्थायी सैनिक आते थे जो कंडीशनल होते, किसी अभियान विशेष पर अगर भेजा जाना है, सैनिकों की ज़रूरत है तो इनको इनका मानदेय या इनका पारिश्रमिक दे दिया जाता था। तो इस तरह से ये होते थे। सामान्यतः बच्चों जो घुड़सवारों की न्यूनतम इकाई होती थी वो 25 बारगीर को होते थे और इस 25 बारगीर के ऊपर जो है हवलदार होता था। यानी 25 जो सैनिक बारगीर होते थे, 25 बारगीर सैनिक पर एक हवलदार होता था। 25 बारगीर सैनिक पर एक हवलदार। हवलदार के ऊपर जो 5 हवलदारों पर एक जुमलादार होता था, 10 जुमलादारों पर एक हजारी होता था और 5 एक हजारी पर एक पंज हजारी होता था और पंच एक हजारी पर सरे नौबत होता था। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। 25 बारगीर सैनिकों पर एक हवलदार
होता था, यानी हवलदार 25 सैनिकों वाले इकाई का एक होता था। 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार होता था, और इसी तरह से 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी होता था, और 5 हजारी के ऊपर 5 एक हजारी के ऊपर 5 हजारी होता था, और 5 हजारी घुड़सवारी सेना के ऊपर जो होता था वो सरे नौबत होता था। सरे नौबत शिवाजी के काल में सैन्य प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, यानी इसे हम सेनापति भी कह सकते हैं। तो सरे नौबत सैन्य प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब पैदल सैनिकों की बात करें। पैदल सैनिक, पैदल सैनिकों को बच्चों पाइक कहा जाता था। पाइक, जो पैदल सैनिक होते थे उन्हें पाइक कहा जाता था, और 9 पाइक पर एक नायक होता था। 9 पाइक पर एक नायक होता था, यानी नायक एक तरह से सबसे छोटी इकाई, वैसे जैसे हवलदार होते थे। इसके अलावा अगर आप देखें 10 नायकों पर एक हवलदार होता था। 10 नायकों पर एक हवलदार होता था। एक हवलदार होता था। इसके अलावा अगर आप देखें फिर इस क्रम में से बढ़ता जाता है कि कैसे फिर जो है 3 हवलदारों पर एक जुमलादार, 10 जुमलादारों पर एक हजारी, और 5 एक हजारी पर के ऊपर सरे नौबत होता था। तो हम इसको इस क्रम में भी देख सकते हैं कि कैसे फिर 3 हवलदारों पर एक जुमलादार और 10 जुमलादारों पर जो है एक जमादार होता था। इसको इस क्रम में भी हम देख सकते हैं। ये इनकी सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी मानी जाती है। इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि कैसे शिवाजी ने जो है अपने सैन्य प्रशासन को विकसित किया था। तो नायक, हवलदार, जुमलादार, एक हजारी, 5-7 हजारी और सरे नौबत, इस क्रम में भी आप इनको बढ़ते हुए क्रम में आप देख सकते हैं। नायक, नायक से बड़ा हवलदार, फिर हवलदार से जुमलादार, फिर 5 हजारी, और फिर सर ए नौबत, सारे नौबत। इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि 1 हजारी और फिर 7 हजारी, 5 हजारी नहीं, इसको 7 हजारी कहते थे। 5 हजारी की जगह इसको 7 हजारी, 7 हजारी बच्चों, 5 हजारी उसमें होता था। तो नायक, हवलदार, जुमलादार, 7 हजारी, फिर सारे नौबत प्रमुख रूप से माना जाता था। तो इस तरह से इनको हम देख सकते हैं कि कैसे ये एक सैन्य तंत्र का विकास शिवाजी ने अपने प्रशासन के अंतर्गत किया था। शिवाजी के जीवन के अंतिम समय में 29 सेनानियों के अधीन लगभग 45,000 बारगीर अश्वारोही थे, और इस तरह से ये काम करते थे। शिवाजी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को अपनी सेना में भर्ती किया था। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। शिवाजी के अगर हम न्याय प्रशासन की बात करें, न्याय प्रशासन, जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि राजतंत्रात्मक युग में जो राजा होता था वो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, सबसे बड़ा कानून का स्रोत होता था, और सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होती थी। कहने का मतलब यह है बेटा कि कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका शासन के 3 अंग है। तीनों अंग राजा में ही संकेंद्रित थे। कोई मॉन्टेस्क्यू नहीं आया था जो स्पिरिट ऑफ लॉज की बात करके कहा कि नहीं, विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम उसकी समीक्षा करना। ऐसी व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी की न्याय व्यवस्था जो थी वो अगर आप देखें तो इसमें न्यायाधीश और पंडित राव दोनों की सहायता से न्याय किया जाता था। न्यायाधीश प्लस पंडित राव।
न्यायाधीश प्लस पंडित राव, न्यायाधीश प्लस पंडित राव, ये दोनों मिल करके न्याय का प्रशासन करते थे। और एक शिवाजी का एक न्यायालय था जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक जो है धर्म सभा टाइप की थी। शिवाजी के न्यायालय को हम क्या कहते थे? धर्म सभा कहते थे। और न्यायाधीश जो होता था प्रमुख रूप से वो कार्य करता था। इसे हुजूर हाजिर मजलिस भी आप कह सकते हैं, धर्म सभा या हुजूर ए हाजिर मजलिस, हाजिर मजलिस, हुजूर ए हाजिर मजलिस, हुजूर ए हाजिर मजलिस, हुजूर ए हाजिर मजलिस, धर्म सभा या हुजूर ए हाजिर मजलिस भी आप कह सकते हैं, धर्म सभा या न्यायालय को कहते थे। शिवाजी सर्वोच्च जो है न्यायाधीश थे और जो है अंतिम निर्णय होता था, धर्मशास्त्रों का प्रयोग किया जाता था न्याय व्यवस्था में। ठीक है, तो यहाँ भी एक प्रकार से हम इसको सोपान क्रम को देख सकते हैं। शिवाजी की यदि धार्मिक नीति की हम बात करें तो शिवाजी धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और इनकी सेना में देखिए दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शासन प्रशासन में भाग लेते थे। सेना भी के अधिकारी भी हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे। जदुनाथ सरकार ने इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि शिवाजी का जो शासक बनना है वो मध्य युग की एक अनोखी घटना थी। यद्यपि स्मिथ जैसे इतिहासकार जो है इनके बारे में जो है कमेंट जो करते हैं वो ठीक नहीं है। और औरंगजेब भी पहले इनको पहाड़ी चूहे के रूप में ही दर्ज करता था। धार्मिक सहिष्णुता थी, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है, धार्मिक सहिष्णुता थी, यानी एक सर्वधर्म समभाव वाली भावना थी। हिंदू और मुसलमान दोनों का शासन प्रशासन में योगदान था, सैन्य प्रशासन में भी योगदान था। और शिवाजी जो है वो ठीक है कि हिंदू धर्मोद्धारक का आदर्श रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सहिष्णुता की नीति में विश्वास करते थे या सर्वधर्म समभाव की नीति में विश्वास करते थे। तो ये बच्चों शिवाजी के शासन प्रशासन का लेखा जोखा माना जाता है।